हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। सिट डाउन। क्या हाल है? कैसन बा? आए? किसका बर्थडे है? बर्थडे किसका है? अच्छा आज अच्छा। ऐसे क्यों कर रहा है रे? देखो, मराठी लोग शुद्ध हिंदू होते हैं, वो ये सब नहीं बनाते हैं, है ना? हमने जहां तक समझा है, महाराष्ट्र में कोई नहीं मनाते हैं लोग, है ना? सही बात है ना? सही बात। लोग बोलते हैं सांता क्लॉज बनने आज बनते हैं ना। हम बोलते हैं सांता क्लॉज नहीं बनो, हमारे सनातन धर्म में संत बनने के लिए सिखाया जाता है ना? ठीक है। ये है ना? तो सांता क्लॉज बनने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है, ये जो आज 25 तारीख है ना, पिछले 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इन 5 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। सिख गुरु का नाम जानते हो ना? उनका नाम था, उनके 5 बेटे थे। उनको मुल्लों लोगों ने पता है क्या किया था? अरे वो बच्चे 12-13 साल के थे, कितने सिख लोग अरे बांध नहीं किया था यार, ये जो दीवार होता है ना, इस पे अंदर डाल करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया था मुल्ले लोगों ने। फिर भी उन लोगों ने फिर भी उन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं कबूला। ये होता है धर्म के प्रति आस्था। ऐसी जज्बात चाहिए। मराठी इतिहास तो बहुत ज्यादा है, ये सिखों का बता रहा हूँ, है ना? सिख लोगों का बहुत खतरनाक लगता है, कौन ठोक रहा है? आओ। उधर एक्सरसाइज भी लोग करते हैं क्या? वो 2-3 लोगों को एक्सरसाइज कराया जा रहा है उधर बाहर, ऐसे पकड़। अच्छा। अच्छा है, अपना एकेडमी में सब व्यवस्था, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अच्छा, वैसे करना जरूरी है कि पुशअप भी मार सकते हैं, है ना? बढ़िया यार, तुम लोग से कर सकते हो, है ना? है ना? ऐसे वाला ऊपर वाला टक के कर सकते हैं। बढ़िया है। तो देखो, आज से बाबू बाबू रे, आज है गुरुवार, कल है शुक्रवार, और परसों है शनिवार। ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में। रविवार तो है ही, ठीक है। तो ये 3 दिन में बहुत कुछ करेंगे। सुनो ना बाबू, काम देखो ना। 3 दिन में 3 दिन में तो होगा ही। अब, गुरुवार गुरुवार कर रहा है, देखो ना, गुरुवार है ना। और सैटरडे को तुमको बता देता हूं, अभी हमारा एक टॉपिक बचा है, सुबह भी एक पीडीएफ आया होगा, सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं आया है? आया है, कुछ कुछ लोगों के पास आया है। तो सैटरडे को तुम लोग को पिला रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, चिंता मत करो। हाँ ना, पाऊ नहीं, स्प्राइट। देखो अब आपको डिसाइड ये करना है, स्प्राइट पीना है कि कोका कोला, बता दो। देखो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहले सुनो ना, हमारी बात को सुनो। एक ऑप्शन बाबू रे, देखो ना, स्प्राइट, पहला। दूसरा ऑप्शन कोका कोला। तीसरा ऑप्शन लिम्का। और चौथा ऑप्शन है ना, तीनों का मिक्सचर। ये ती, तीनों को घोल करके ऊपर टब में रख देंगे मेस में, और सब घोल करके आप पीना चालू करो। अलग ही नशा चढ़ेगा। ठीक है। कौन सा? पांडा? मजा? अच्छा, मजा पिएगा? आम वाला? अच्छा। मजा में मजा नहीं है एक्चुअली। ये बोल रहे सीरियसली, सारे बैच में अनाउंस हो चुका है, तुम्हारे बैच में खाली बचा हुआ था। तो देखो ये क्यों कर रहे हैं, देखो इसका रीजन समझो। जो सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं उसको समझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम सोचे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स लाएंगे, हम पी जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, सबको पिलाओ। और ऐसे भी चैप्टर खत्म हो रहा है सैटरडे को, ये तुम लोग मंडे से पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ये मानते हैं ना कि पढ़ाई जो है ना, वो ऐतिहासिक बनना चाहिए। कि दो ये जो 2 साल का जर्नी है बीएसए का, ये ऐतिहासिक रहे। तो जब कोल्ड ड्रिंक्स देखो ना, तेरे को याद आए सुजीत सर, है ना? है ना? तो कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए जिंदगी में। तो अब उतना ही नहीं,
बर्थडे का पार्टी भी इसी में निपटा देते हैं। है ना, है ना, है ना, सस्ते में निपट जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, और उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट है, तो लेकिन उसको करेंगे कैसे, क्लास में करेंगे ना तो गंदा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छत पे ले जाएंगे, है ना, टेरेस पे, मेस में, ठीक है, ऊपर करेंगे। उसमें भी दो तीन तरीका, एक है कि बैच वाइज ले जाए अपने अपने क्लास के टाइम में। उसमें एक स्ट्रगल क्या आ रहा है ना, कि हमको 3 बार कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाता है ना। गरम गरम पीना चाहिए कि ठंडा पीना चाहिए? ठंडा पीना इंपॉर्टेंट। इधर हमारे पास फ्रीजर नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है ना, कि तीनों बैच को 20 मिनट के लिए ऊपर चढ़ा दो, है ना। अब एक साइड गर्ल्स को बैठा दो, एक साइड बॉयज को। ये नको, नको जी नको, है ना, ठीक है, अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो मीटिंग करें, ब्लिंकिट नहीं, इधर ही है ना, इधर नीचे दुकान बहुत सारा पड़ा हुआ है ना। तो है ना, राम सर को बुलाएंगे, वो लाकर बांटेंगे बढ़िया से। और अगला उसमें अलग अलग चीज के एक्सपेरिमेंट, बहुत मजा आएगा तुमको, कैसे उसमें दिखाएंगे। बलून जो है ना वो फूलता है, उससे कैसे ने फुलाया है, उसमें बहुत सारी बातें उसमें हम लोग करेंगे। कौन मेंटो? हाँ। तो अभी तो फिलहाल आज से कल तक हम लोग पूरा पढ़ाई खत्म करेंगे, और सैटरडे को, क्योंकि ऐसी सैटरडे एग्जाम होता है, तो सैटरडे को ही वो सब करके दिखाएंगे तुमको। आधे घंटे पढ़ो, उसके बाद सेल्फ स्टडी में लग जाओ, काम खत्म। तो आज और कल तक हम पूरा निपटा देंगे, जो बच्चा खुचा है सब पढ़ा देंगे, सॉल्युबिलिटी भी कल तक हम पढ़ा देंगे, उसमें सारी बातें समझा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, सैटरडे को सिर्फ दिखा देंगे, है ना। तो ऐसे करेंगे, डन हो जाएगा मामला, है ना बाबू। तो अभी देखो, अभी क्या क्या काम बचा हुआ है। सबसे पहले कल हम पढ़ा रहे थे आइडियल नॉन आइडियल, है ना। उसके आगे एक बार मैं उसको रिकअप दे देता हूं, पहले सुन लो ध्यान से, आओ इधर। हाँ, वन शॉट, वन शॉट आज ही कर देते हैं ना। ये सुनो ना, एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोगों का क्लास छोटा है, तो कुछ लोगों का कहना है ना कि सॉल्यूशन का हमको वन शॉट चाहिए, रिवीजन। एक ये भी आ रहा है, इसमें भी एक स्ट्रगल आ गया। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम शाम में 1 घंटा लेक्चर रख दें। लेकिन समस्या क्या आ रहा है ना, बहुत पेरेंट्स लोग आ रहे हैं, तो समय पेरेंट्स लोग से मिलते मिलते समय खत्म हो जा रहा है। वो कल 6:30 बजे तक पेरेंट्स लोग आ रहे हैं, तो दिक्कत है ना। तो बोलो, मुल्लू कुछ बोल रहा है? अच्छा, ऐसे ऐसे बोल रहा है फैन, ऐसे थोड़ी बोलते, इसलिए हाथ उठा रहा है। 8 से 9 बहुत रात हो जाएगा, रात में नहीं पढ़ना चाहिए। 6:30 है। और नहीं तो मैं बताऊं, सिलेबस अपना पीछे नहीं है, काम पर हो गया है। हेनरी लॉ का ही सिर्फ क्वेश्चन करना है, आई वाला तो सवाल तुम लोग कर ही लिए हो, डीपीपी दो। आज ही हमें निपटा देता हूं, आज ही रिवीजन कर लेंगे, कल हेनरी लॉ पढ़ लेंगे। ज्यादा रिवीजन नहीं करना है, 4 ही फॉर्मूला है, उसको समझाना है, समझाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। लिखा तुम लोग ऑलरेडी लिखे हो ना, इसका छोटा लिखा है ना रे। हाँ, तो हो जाएगा ना। अभी हमारे पास 1 घंटा है ना, कर लेते हैं ना। एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे तो तुम लोग का माथा खराब होगा बिना मतलब में। अच्छा, अभी ही कर लेंगे। पहले आओ थोड़ा बता देता हूँ, हम ये निपटा देते हैं, एक बार सुनना तो। कल हमने पढ़ा था आइडियल, और दूसरा पढ़े थे, ये रिकैप दे रहा हूं आइडियल नॉन आइडियल का, फिर आगे आते हैं। कल पता है तुमको, इस नॉन आइडियल के भीतर में, किसके भीतर में, इसके अंदर दो लोग थे, कौन कौन बोलो तो? पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें पढ़े थे कि इसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? अच्छा, अगर फॉलो अगर होगा जिंदगी में, तो यहां पे इक्वल का साइन लगेगा, बोलो ना। अरे हाँ कि ना। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में पीटी जो है वो किससे बड़ा होता है? एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स से पी नॉट बी। ये बड़ा होता है ना, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए थे, क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन कम गया है, तभी तो ज्यादा उड़ रहा है ऊपर की तरफ। और इसमें पीटी क्या होता है बोलो जी? छोटा होता है। किससे छोटा होता है? ई वाला से होता है ना। इसमें और भी अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें डेल्टा एच मिक्सचर का कितना होता है भैया? 0। इसमें डेल्टा एच मिक्सचर क्या है? पॉजिटिव। इसमें डेल्टा एच मिक्सचर क्या है? निगेटिव। वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा भी मिक्सचर क्या है? 0। इसमें क्या है? पॉजिटिव। और इसमें निगेटिव। हमको लगता है याद रखना बहुत आसान है। इसके अलावा हमने और ये भी बताया था ना, इंट्रोपी के बारे में लिखा ना, डेल्टा एच सब में क्या है? पॉजिटिव। यहां भी, यहां भी, यहां भी। लेकिन डेल्टा जी बोलो, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। तो इतना सारा बात था, तो आइडियल नॉन आइडियल। लेकिन इसमें जो आगे की बात बचा हुआ है, उस टेबल के ऊपर ग्राफ है, वो नहीं डिस्कशन हुआ है। चलो खोलो, खोलो, जिसने छाप लिया है कॉपी में देखो, नहीं छापा है टैब में देखो, वो ग्राफ समझाता हूं। आई डीएल, आई डीएल, नॉन आइडियल। इस डीएल के अंदर दो हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर से आओ जी, ग्राफ के बारे में सोचते हैं। कैसे ग्राफ बनता है? ग्राफ खोला ना, मिला ग्राफ, ऊपर पे लिखा है रे। अरे वो भैया, वो आइडियल नॉन हेडिंग के वही में था।
ग्राफ था, है ना? देखो, सुनो इधर, फॉर्मूला होता है पीटी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ये इधर देखो तो, पी ए क्या होगा, सिर्फ एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी क्या होगा बोलो, एक्स बी पी नॉट बी। ये अगर इन दोनों का तुम सेपरेट ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? मान लो इसका ग्राफ बनाना है तो पी ए लिखेंगे यहां पे, देखना बाबू, यहां एक्स ए कर सकते हैं, और पीवी का ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हमको सेपरेट ग्राफ नहीं बनाना है। वैसे पीडीएफ में हमने सेपरेट ग्राफ बनाया है, देखो ऊपर में। हमको बनाना है कॉम्बाइंड ग्राफ दोनों का, ए और बी का। ये समझना जरूरी है, देखो कैसे होता है, देखना समझाता हूं, पूरा ध्यान सुनो। अगर यहां एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है तो गारंटी एक्स भी 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल तो सम नहीं होगा ना, तो धीरे धीरे एक से बढ़ेगा, तो यहाँ एक से कितना हो जाएगा 1, और एक्स भी कितना हो जाएगा 0। माने एक्सिस में यहाँ पे ए को 0 रखेगा तो बी 1 आएगा, और धीरे धीरे ए को बढ़ाएंगे तो बी घटेगा। मामला क्लियर है? अब देखो ये फॉर्मूला जरा देखना तो ध्यान से, एक से की वैल्यू 0 रखो तो पी ए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यानी यह स्टार्ट कहां से होगा, यहां से, कहीं पे जा करके काटेगा, यहां कटेगा। अच्छा काटेगा तो वहां एक्सी की वैल्यू कितनी है, तो यहां 1 रखो तो पी ए किसके बराबर है, पी नोट ए। इसका मतलब ही जहां काटा है पूरा हाइट क्या होगा, पी नोट ए। तो सिमिलरली इसके लिए भी बना सकते हैं ना। अच्छा तो इसका मतलब ये लाइन किसका है, पीए का लाइन है ना, और एक लाइन हम ऐसे बी के लिए बना सकते हैं, पीबी का लाइन। अच्छा अगर ये पीए है और ये पीबी है और दोनों के एंड पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पीटी, जो किसका सम होता है, पीए और पीबी का। क्लियर तो है? तो ए और बी का ग्राफ कैसे आइडेंटिफाई करना है पता चल गया। लेकिन तुम बोलोगे कि सर ये दोनों का हाइट सेम क्यों नहीं लिया गया, देखो ग्राफ में। तुम बोलोगे ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा हाथ ज्यादा ऊपर चला गया है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, तुम लगभग सही बोल रहे हो लेकिन नहीं भी बोल रहे हो, ऐसा है। ये दोनों क्यों सेम लेवल क्यों नहीं है, क्यों ऊपर नीचे हमने लिया है, कोई दिमाग लगा सकता है? आए, सही तो बोल रहे हो, ऐसा यही रीजन है। सर दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, ए और बी, तो कंपाउंड अलग होगा तो उनका प्रेशर अलग होगा ना, तो उनका प्रेशर अलग होगा तो वही तो ऊपर नीचे होगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसको नीचे ही लेना है। ग्राफ ऐसा बनाना है कि लेवल सेम नहीं होना चाहिए, एक को ऊपर दूसरे के नीचे। वो डिपेंड किस पे करेगा, जिसका पेपर प्रेशर हाई होगा ना उसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और जिसका नीचे रहेगा उसका नीचे रहेगा, ऐसे दोनों को मिला देंगे। ये जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। लेकिन तुम देखो नॉन आइडियल में ऐसा नहीं है, देखो ग्राफ में लिखा है ना, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में तुम ध्यान से देखो उसने क्या किया है, जो ग्राफ है ना ओरिजिनल, उससे ऊपर ऐसे करके उठाया है, देखो, है ना? तो ये बात यही हो गया खत्म। यानी पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में आइडियल के ग्राफ जो स्ट्रेट है ना उससे क्या करना है, उठा देना है, काम नहीं करना है। कर्व बोल रहे हो, हाँ, उठाना है ऊपर की तरफ ऐसे, इसको ऐसे, तो ये भी कैसे उठेगा, ऐसे। अच्छा अगर निगेटिव होगा तो कैसे उठाओगे बताओ, नीचे नीचे देखो, मैंने व्हाइट से इसको लिखा है, ऐसे करके लिखा है ना, उसमें दोनों लिखा है। बस इतना ही, और कुछ तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया, बस यही था। ये ग्राफ खाली ध्यान से देख लो, काम समाप्त हो गया। इसी से ग्राफ से कुछ सवाल पूछेगा। क्लियर? नीचे में चलो, सबसे नीचे लास्ट पेज, लास्ट पेज में क्या लिखा है बताओ। हाँ इसको समझाता हूँ, ये भी थ्योरी है, पूरा थ्योरी इधर है, सुनो आइजोट्रोपिक क्या होता है, बोर्ड पे देखना। क्लास नाइन्थ में कितने लोग पढ़ा था? अरे क्लास नाइन्थ पास करके आए हो, कोरोना में था क्या तुम लोग? आप बोल रहे हैं हाँ, कोरोना में था तो तुम लोग कौन सा ईयर में तुम लोग थे, मतलब कौन, छठा में पढ़ा था, सिक्स में, सिक्स सेवेंथ में, कुछ लोग सेवेंथ में भी होगा, है, सिक्स में। तो उसमें कोरोना में तुम लोग कितने लोग कोरोना हुआ था? अच्छा, मतलब खतरनाक है, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। तुम लोग इंजेक्शन लिए थे फिर? सब लोग को इंजेक्शन लिया था? देखो ये नहीं ली है, बच कर रहना, इसको कोरोना पकड़ सकता है ये। अच्छा ये कोरोना तो हम लोग के यहाँ भी, तो हम लोग को सब बोला था ना उधर कि सब लोग मुंह ढक के चलेगा, तो हम लोग घर पे रहते थे तो कोई मुंह नहीं ढकते थे। हम लोग लगता था क्या हो जाएगा कोरोना में, सही में कुछ नहीं होता है। हमने देखा कोरोना में जो जितना लोग डरते थे ना उनको ज्यादा कोरोना पकड़ा, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा पकड़ता था कोरोना। दो तीन लोग बिहारी लोग कोरोना नहीं पकड़ता है। हमने देखा कोरोना जो बहुत ज्यादा एकदम हेल्थ सेंसिटिव है, हेल्थ सेंसिटिव समझते हो, सैनिटाइजर वगैरह दिन भर में 10 बार मारते हैं, उसी को कोरोना पकड़ रहा है। जो दिन भर में एक बार भी हाथ नहीं धोता है ना, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतना हाई हो गया है, कोरोना देख के भाग रहा है, इसका वजह से रहने का कोई फायदा नहीं है रे, है ना? तो ऐसा होता है, हमारे बिहार में बहुत कम लोगों को कोरोना पकड़ा था। हम लोग तो गांव में उस समय रहते थे, तो किसी को नहीं, हम लोग पूरा दिन दहाड़े कहीं भी घूमते रहते थे, पता ही नहीं चलता कोरोना है। और वही शहर में जाओ ना तो साला सब बोलता था मुंह पे पट्टी लगाओ,
ऐसा करके। अब फिर इंजेक्शन भी लेना पड़ा था मजबूरी में। इंजेक्शन तो गवर्नमेंट बोला ना कि नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बाद में तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा। ऐसा बोला। तो फिर कोरोना, फिर जबरदस्ती टीका लगवा दिया वो। लेकिन कुछ हुआ नहीं, पता टीका लगाने से कई लोग बोलते थे कि टीका लगाने से वो बुखार होता है। हमको कुछ नहीं हुआ। हम सीरियसली लिए ही नहीं उसको एक्चुअली। इन्फेक्शन होता है। दो तीन इंजेक्शन थे ना, एक फाइजर था, एस्ट्राजेनेका था, आए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोविशील्ड था, कोविशील्ड सबसे ज्यादा लोगों को लगा था। है नहीं, सस्ता पड़ता था। है ना। तो ऐसे करके 2 साल लेकिन मजा आया था ना, तुम लोग तो तुम पूरा पूरा मजा किया होगा फुल। है। असली जिंदगी तो तुम ही लोग जिया है। क्लास 10 से पहले हम लोग के समय तो कोरोना आया ही नहीं साला गए। हम लोग समय आता तो जिंदगी बढ़िया रहता। समझ रहे हो, तुम लोग 6 क्लास में होगे जब पता चला होगा कि मोदी जी आके बोलते होंगे कि अगले 20 दिन के लिए पूरा देश जो है वो पूर्ण रूप से बंद किया जाता है, तुम लोग मोदी जी को बोलते हैं प्रणाम सर। ऐसे प्रणाम करता होगा। फिर अगले 15 दिन के बाद फिर आता होगा कि अगले 1 महीने के फील है, तुम लोग तो अगरबत्ती दिखाते होगा तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है ना। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी करके तुमको 1.5 साल, 1.5 साल था ना रघु। है ना, तो तुम लोग तो ढेर आया होगा 1.5 साल के बाद स्कूल में वापस ना, तो कई लोग पहचानते ही नहीं होंगे। क्योंकि वो जो एज होता है ना छठा सतवा का, उसमें बच्चे लोग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 1 साल में पूरा फेस चेंज हो जाता है। तो कई लोग तो पहचानते ही नहीं होंगे कि कौन है प्रदुमन है कि कौन है। आए। आवाज चेंज हो ही बोल रहा है, आवाज चेंज होता है, आवाज चेंज होता है तो छोड़ो ना, चेहरा चेंज होता है ना। जो 6 में मतलब कितना साल तुम लोग का, 12 साल, 12 साल के रहे होगे मुश्किल से। 12, 11, 12, तो 1.5 साल के बाद समझ रहे हो, अगर 11 का जो 13 का बन गया, समझ रहे हो, प्यूबर्टी आ जाता है 13 में, सबका मूछ आ गया होगा। सर लोग देखे होंगे छोटा छोटा बच्चा मुच्चू मुच्चू करने वाला, ये मुच्चा मुच्चा करने लगा है। देखो इधर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो क्लास 9th में, देखो तो 9th अगर जो पढ़ा है जिंदगी में उसको पता होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का कोई जिंदगी में चीज हम लोग को मिला था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनाने के लिए हम एक काम करते हैं आए। ये क्या ये खराब हो गया जा। रुको ना कोई। ये क्या है? थर्रा। ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या करो, पाइप लगा दो। क्या है? पाइप। ये पाइप लगा करके इधर ठंडा करना है, क्या करना है? ठंडा करना है। सुनो, अब इसमें दो तीन चीज मिलाते हैं, देखो बाबू, देखो ना बाबू रे, ठर्रा है, प्लस थोड़ा सा एक गिलास पानी, है ना, और थोड़ा और कुछ मिलाना है, बोलो। नहीं नहीं सर, रिएक्शन कर जाएगा। है। सोडा, हाँ सोडा। सोडा से क्या है ना, जल्दी पचता है। सोडा, सोडा, नहीं नहीं गड़बड़ा गया। सोडा। देखो ये तीन चीज हमने मिलाए हैं। इसमें ये दोनों क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, ये तो खैर सॉलिड है, इसको तो छोड़ दो। तो सोडा कैसे होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड भी होता है। चलो मान लो लिक्विड, फिलहाल इसको सॉलिड मान के चलते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बोलो ना। ठर्रा का कितना होगा? तुमको नहीं पता, मैं बताता हूं, मैंने बॉयल किया है। 70 के आसपास होता है। जब तुम इसको नीचे से आग लगाओगे, इसके नीचे आग लगाओ ना, है ना, तो ये आग लगाने वाला है। ठीक है। ये कंपनी कौन सा ले लेते हैं, बोलो ना। सूर्या कंपनी। ठीक है, ठीक है। देखो, तो देखो क्या होगा, जब गर्म करोगे तो धीरे धीरे खौलेगा। अच्छा पहले कौन बॉयल करेगा बताओ? ठर्रा। अच्छा ये पहले बॉयल करेगा तो वेपर बनेगा ना, तो बनेगा बनेगा, जाओ ना। आ बोलो ना। हाँ आओ आओ आओ, गिर गया जा। अब देखो इधर जो है इसको ला करके इसको करेंगे ठंडा। तो ठर्रा वापस से वेपर से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब ठर्रा को क्या करो, सेपरेट कर लो बाहर से, फिर से डब्बा खाली कर लो, और आग लगाओ। जैसे ही 100 पहुंचेगा कौन वेपर बनेगा, पानी। तो ये पानी वेपर बन के फिर से ये ठंडा होगा। तो देखो दो लोग अलग अलग समय पे ठंडा हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, इसलिए घटना को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 9th में पढ़े थे। लेकिन एक सिनेरियो अभी देखो, ये सब ठर्रा फर्रा नहीं है भाई। अब दूसरा है, देखो इधर। अभी क्या है ना, अब ऐसा सॉल्यूशन है, जरा ध्यान से देखना भैया। एक एक्स है और एक्स की कौन है, बाई है।
अब देखो इस एक्स का बॉइलिंग पॉइंट 100 है मानने के लिए, और बाई की भी कितनी है, 100 है। चलो आग फिर से लगाओ, इस बार कंपनी बदल लेते हैं, इस बार कौन बदले बोलो ना। हाँ, इस बार चलो रवि कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो रवि कंपनी का इसमें दोनों आंख अलग अलग है। ठीक है, ये देखो, अभी देखो ना बाबू। ये देखो, अभी देखो, जब इसको गर्म करोगे, ए अभी गर्म करोगे तो वेपर कौन बनेगा बोलो तो पहले। ये दोनों साथ साथ बनेगा, है ना। साथ में जिए थे और साथ में मरेंगे, तो चलो मरते हैं। धीरे धीरे वेपर बनेगा, नो, है ना। चलो जया गया 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 जा जा। ए है देखो ना, अगर साथ में बॉयल करेगा तो साथ में वेपर बनेगा, तो साथ में लिक्विड बनेगा। तो ये सेपरेट कैसे करोगे, इसको समस्या हो गया ना। तो सुन लो बाबू, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है ना, ऐसे ही मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लिखा है वहां पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो है जिनके अंदर में जितने लोग डालोगे ना, सब एक ही साथ बॉयल करेगा, तो एक ही साथ वेपर बनेगा, तो एक ही साथ कंडेंस होगा, यानी कि सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। अब बाकी पढ़ लेते हैं, काम खत्म। पढ़, चलो पढ़ो तो एक एक पॉइंट। पहला पढ़ो बाबू। पहला क्या लिखा है, बाइनरी। बाइनरी मतलब बताए ना, दो लोगों से मिलकर बनता है। अच्छा ये मिसिबल है, मिसिबल मतलब समझते हो ना, मिसिबल बने मिक्स होगा इसलिए मिसिबल बोलते हैं। ये मिसिबल होगा तो जो मिक्स नहीं होता होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही साथ बॉईल करता है, देखो लिखा है सेकंड पॉइंट है बाबू। देखो झगड़ा कर रहा है रवि, सॉरी देखो देख, इसके नाम से ज्यादा इसके पापा का नाम ज्यादा याद हो गया है ना। थर्ड पॉइंट बोलो भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉयलिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, चौथा बोलो तो कंपोजिशन सेम होगा। बात सही है ना, मान लो कि बाबू ये 10 ग्राम है और ये भी कितना है, 10 ग्राम, तो वेपर बनेगा तो कितना जाएगा, 10 10, फिर ठंडा होगा तो कितना रहेगा, 10 10। तो फेज सेम है ना, सेम फेज में बदलेगा नहीं, खत्म। आइजियोट्रॉपिक दो प्रकार के हैं, फटाफट देखो। ये देखो ना इधर, कौन कौन तो ये बोलो ना, बताओ। सुजल तो ना, नाना है ना, क्या नाम है क्या, आए, बेगर नाना क्या होता है। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है। देखो इधर, देखो इसे कर रहा है। हाँ देखो, अब एक बताता हूं इसमें टाइप। एजियोट्रॉप्स ये दो वैरायटी के हैं, देखो समझना ध्यान से। पहला क्या लिखा है बताओ तो, बताओ ना रे, मिनिमम। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम। तो फटाफट देख लेते हैं। पता चल गया कि एजियोट्रॉप्स वो है जो एक ही साथ उड़ता है, एक ही साथ ठंडा होता है। इसमें दो वैरायटी है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो उसमें लिखा है कि नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले जो है, पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है, लिखा है ना, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या कहलाते हैं। इसका मतलब जो नॉन आइडियल पॉजिटिव वाला ऊपर में हम पढ़े थे ना, वही क्या बन जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तुम लोग नाम ऐसा क्यों रखा है सर, बहुत क्लियर है देखो। नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले, तुम सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा सोच के देखो तो उसमें क्या बातें आती हैं। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि ये है दो, हमने कल बताया था 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, मिक्सचर का कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो कम गया ना इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स कमेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब घटेगा तो बॉयल करने जब जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लॉजिक बैठ रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बाकी तुम समझ गया, उल्टा वाला क्या कर देंगे, उलट देंगे। और एक दो पॉइंट पढ़ लो, क्या लिखा है उसमें, पढ़ो तो। लास्ट में एक बात लिखा होगा सबसे नीचे नोट में, कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, अरे भैया इसको बनाने के लिए तो दोनों नॉन आइडियल वाला केस है ना, इसमें तो आइडियल होता ही नहीं है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। यानी आइजियोट्रॉप्स में वो होते हैं जो नॉन आइडियल वाले हैं। खत्म हुआ, ये तो खैर खत्म हो गया जिंदगी में। अब हमारे पास एक दूसरा पीडीएफ आया था, आज सुबह में मैं भेजा था, सॉल्युबिलिटी। लेकिन लेकिन रुको, सोचने दो मेरे को थोड़ा सा। कल है शुक्रवार, आई, बोलो बोलो कुछ क्या। गजब है यार, हम बोले तुम लड़की क्यों नहीं हो सकता, तुम लड़का ही हो।
उसी प्रकार आइडियल वाला क्यों नहीं कर सकता? इसमें पढ़ो ना, एजियोट्रॉप्स में दो वैरायटी होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। इसमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आइडियल का है ना, इसीलिए नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, ये क्या तो फेंक रहा है, देखो ना क्या फेंक रहा है, चॉकलेट है, चॉकलेट है ना। क्यों नहीं होगा? देखो आइडियल अगर तुम लोगे, सबसे पहले इसमें बोला है कि इसमें सेम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। दो आइडियल सॉल्यूशन जब लेंगे ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, हाँ अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल सा तो रीजन ये है, ऐसे याद रख सकते हो। ये निपट गया। तो सुनो, ये इतना हो गया खत्म। रहा सॉलिबिलिटी, हेनरी लॉ, उसको कल करेंगे हम, क्योंकि परसों कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना है ना, तो कल पढ़ाएंगे, तो परसों पीने में तुमको ज्यादा टेस्ट आएगा, इसलिए कल उसको पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का है। अभी क्या करते हैं, मैं तुमको रिवीजन अभी दे देता हूँ पूरे चैप्टर का रिकैप, सुन लो आगे। तो एक काम करो, पीडीएफ पूरा खोल लो, पीडीएफ खोल लो, है ना। कल दो काम करेंगे, अभी रिवीजन कराता हूँ, कल हेनरी लॉ पढ़ाएंगे 20 मिनट 25 मिनट में, उसके बाद बाकी के समय क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। और फिर हमारे पास परसों भी समय रहेगा, क्योंकि ऊपर सब कराने में 20 मिनट का ही काम है, ज्यादा नहीं है ऐसे। चलो आ जाओ तो, ठीक है। ऊपर से पीडीएफ तुम लोग खोल लो, मेरे को भी रख दो इधर, कॉपी कोई लिखा है पूरा, तो मैं उसी हिसाब से बता देता हूँ। तो अभी मैं दे देता हूँ सॉल्यूशन का रिकैप, जिसका थोड़ा बहुत छूटा है, क्योंकि चैप्टर जल्दी हुआ है खत्म, तो एक रिकैप एक बार दे देता हूँ। देखो, अब जो रिकैप दे रहा हूं ना, ये मैं उतना ही दूंगा जिससे सवाल एकदम सॉल्व हो जाए। अपने को सवाल बनाने आने से फालतू की चीज क्यों हमें बात करेंगे, लिखा तो सब कॉपी में है। देखो एकदम ऊपर देखना बोर्ड पे, हमको इस चैप्टर में वास्तव में क्या पढ़ना है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, यहां से समझो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉलिड पर निर्भर करता है। ये टोटल 4 होते हैं, यही चारों पढ़ोगे चैप्टर खत्म हो जाता है बस। ये चारों का नाम चलो बोलो, जो जो पढ़ा है। पहला क्या होता है? आरएलवीपी, आरएलवीपी का देखते रहना, जो तुम लोग खोल लो, जिसका छोटा है वो बुक खोल लो, लिखा हुआ कॉपी, ताकि पता चलेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारे काम की बात है ना, वो यहां से चालू होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं, यहां से समझना, क्वेश्चन यहां से आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, लवरिंग नहीं है, लवरिंग बोल रहा है कोई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो क्या है, फिर से बताता हूं। ये है एक सॉल्वेंट, देखो ये ध्यान तो, बोर्ड में बात मत करो, सुजाली भाभी ध्यान तो, ठीक है। ये है सॉल्वेंट, इसमें हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया है, तो ये बन गया है सॉल्यूशन। देखो, अगर प्योर सॉल्वेंट है, इसको ढक्कन लगा दो ऊपर से, तो इस सॉल्वेंट के अंदर से वेपर बनेगा। उस वेपर का, वेपर प्रेशर का सिंबल होता है पी नॉट। सीधी सी बात है, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का सिंबल होता है पीएस। वो एजम्पशन है, किताबों में ऐसा एजम्पशन, को बोला सर हमें ए और बी मान सकते हैं, मान सकते हैं भैया, बुक में लिखा यही मानना है, यही मानते हैं। तो अब देखो, अगर प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट जब तुम मिलाओगे ना, तो मिक्स होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो हार्ड हो जाएगा। ज्यादा लोग आ गए ना, डेंसिटी, अब मान लो यहाँ पे 50 लोग बैठा है, इसमें 50 लोग और डाल देंगे तो हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात है, हम जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इसके कारण हम बोलते हैं ना कि पी नोट जो है ना, वो पीएस से बड़ा होगा। मतलब ये वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब सर पी नोट इससे बड़ा है, मतलब ये घट रहा है? तो घटने को इंग्लिश में बोलते हैं लोअरिंग। तो लोअरिंग को लिखते हैं पी नोट माइनस पीएस। तो कोई पूछेगा लोअरिंग का मतलब क्या है, इसमें से इसको घटा दो। अगर ये 100 है, ये 50 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। इसी में एक लॉ आता है, उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, यही अपने को समझना है। ये राउल्ट्स लॉ क्या है? ये बोलता है ना कि ये जो घटा है ना, उसको डिवाइड करो पी नोट से। मतलब पी नोट माइनस पीएस, वापस किससे डिवाइड करना है? पी नोट से। इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, लोअरिंग का मतलब होता है पी नोट माइनस पीएस, और रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में देखना है जो पुराना वाला था, पुराना सॉल्वेंट था ना, इसलिए पी नोट से भाग देंगे। और इसने बोला ना कि ये जो डेटा है, ये पता है किसके बराबर आता है? एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा पहला फॉर्मूला यहां से निकल के यही आता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। अच्छा, एक्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किए थे। एक्स मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन होता है बाबू, किसको कैसे लिखेंगे बताओ? एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छी अच्छी कर रहा है, एकदम खतरनाक। आओ ना,
ऐसे लिख सकते हैं N1 प्लस N2 चलेगा, है ना, समझने के लिए शॉर्ट में। फिर हमने बोला था कि इस मोल को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन, ये फिर से मोल आ गया, ये तो हम लोग मोल में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें हम बोले थे कि अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो ना हाईली डाइल्यूटेड लिखा हो तो ही अपने मन से नहीं करना है, तो उसके केस में जो ये वन वाला टर्म है ना इसको निग्लेक्ट कर देना। ये वन वाला टर्म किसका है? सॉल्यूट का है। सॉल्यूट को निग्लेक्ट करते हैं, इसका भी रीजन है, बोलो प्रदुमन क्या रीजन है, क्यों करते हैं सॉल्यूट को निग्लेक्ट? बहुत ही क्योंकि डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो कम है तो उसको हटा दो। मान लो एक 100 लीटर है, 1.1 ml है, तो हटा हटा सके, ऐड करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये हमेशा नहीं करते, ध्यान रखना। ये लिखा हो हाईली डाइल्यूटेड तभी कर दें तो गलत हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं। जेई के सवाल में मैं बता रहा हूं, जेई के सवाल में कहीं कई ऐसे सवाल है जिसमें लिखा ही नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, तो जब नहीं करना है ना तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमको अगर कहीं लिखा नहीं हो ना, हम इसको पूरा नॉर्मली सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, करना है उतना करना पड़ेगा, जेई में उतना दिया है तो करना ही पड़ता है। तो ये पहला फॉर्मूला था पी नोट माइनस पी। अब इसमें काम करता हूं, चूंकि मैं रिकेप दे रहा हूं तो वैसे नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये फॉर्मूला अधूरा होता है, आगे चल के हम पढ़े थे कि फॉर्मूला में एक गुणा करते हैं आई से, है ना। खैर तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे तो आई हम बाद में पढ़ाए थे, लेकिन अभी तो रिकेप तो समझ लो सीधा सीधा कि फॉर्मूला अधूरा आई लेते हैं। क्यों आई के सिग्निफिकेंस समझ लो जी। आई जो है वो कई लोगों के लिए होते हैं। अगर नॉर्मल सॉल्यूट है, पहले आई ही समझा देता हूं। नॉर्मल सॉल्यूट का मतलब वो जो टूटता या जुटता नहीं हो। इसके दो तीन एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, यूरिया, सुगर, गुल्लू, कोच। और इसमें हमेशा आई की वैल्यू कितना होता है? 1। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो NaCl है, AmGCl2 टाइप है, HCl है, क्या ये सब टूटता है? टूटता है। इसमें आई निकालने के लिए फॉर्मूला रखा गया है ये वाला, है ना। इसमें ध्यान से देख लो, इस एन को क्या बोलते हैं तो सुनो। अगर मान लो HCl है तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस। तो इसका कोफिशिएंट टोटल कितना है? 2। इसको क्या बोलते हैं? एन वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1, जब क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं हो। कुल मिलाकर के है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा कितना लेते हैं? 1। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं वीक है तो अल्फा निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? रूट अंडर के अपॉन सी। ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो जाता है। इसमें तीसरा केस आता है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में मैं एक ही चीज बताया हूं, डाइमेराइजेशन। जैसे कि एसिटिक एसिड जो होता है, इसको जब बेंजीन के अंदर डालते हैं ना तो ये डाइमर बन जाता है। कैसे बनता है? ये होल 2। और इस होल 2 को पता है क्या बोलते हैं? एन वैल्यू बोलते हैं। और इसमें आई निकालने का ये फॉर्मूला नहीं है, दूसरा है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। इसको यहां पे पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है और रख लेंगे। तो आई का तो खेल 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 खत्म हो गया। हम आगे फिर से आता हूं इस पे, फिर से सेकंड जब आओगे ना तो आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेन यही है, बाकी थ्योरी इसमें है, थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से आ जाओ, ऐसे समझते हैं। फिर से आओ, फिर से हम मिलाते हैं कोई सॉल्यूट को और फिर से बनाते हैं सॉल्यूशन। चलिए, हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसको चलो गर्म करो। फिर से आ जाओ, है ना, गर्म करते हैं। और इस बार गर्म करेंगे तो इसकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगी, उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं? टी नॉट बी। जब इसमें कुछ मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं टीबी। अब जरा सुनना, जब सॉल्यूट को मिलाते हो सॉल्वेंट में तो ये बाइंडिंग मजबूत होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि हार्ड हो गया बाइंड ना। तो ये बोलते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो बोलते हैं कि टी नॉट बी लेसर होगा किससे? टीबी से। चूंकि बढ़ता है ना इसीलिए इसको बोलते हैं एलिवेशन। और यहां पे भी रॉल्स का नियम आता है, और उसने क्या बोला कि जो एलिवेशन है, एलिवेशन को ऐसे लिखते हैं, देखना, टीवी माइनस टी नॉट बी। क्यों सर? ये बड़ा है ना, ये छोटा है, इस घटाएंगे। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एम का। एम क्या है बोलो तो? बोला लिटी। अब इसको शॉर्ट में हमने इसको लिखा था, याद है किसी को? डेल्टा टीवी। ये डायरेक्टली किसका है? एम का। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है केवी, और इस केवी का नाम याद है? ई बुलियो। ई बुलियो स्कोपिक कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है साधारण, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब मेन, अब यहां पे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे क्या फॉर्मूला में? बोलो, आई कर लो, है ना, बस मॉडिफाइड हो गया। जो भी है आई लिख दो, मॉडिफाइड फार्मूला हो गया। एम है मोलालिटी। अब एम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, देखो
एम का एक्सपेंशन परीक्षा में आ सकता है। सर एम क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देता है। एम का रिश्ता कई लोग के साथ है, सबसे बड़ा तो इसके साथ है, डी इज इक्वल टू सी इंटू 1/m प्लस एम बाई 1000। जरा देखो, हो सकता है सवाल में सी दे और हमको यहाँ डालना एम हो, तो ये निकालना पड़ेगा तुमको। उसके लिए किस कौन चाहिए, डेंसिटी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है ना जहाँ डेंसिटी नहीं देता है, तो हम लोग बोलने पड़े हैं डेंसिटी नहीं दे तो बड़का और छोटका क्या होगा, सेम ही होता है। अच्छा इसमें ये एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास। याद है ये किसका मोलर मास है, हाँ सॉल्यूट का, एकदम गारंटी हो गया होगा, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको रख देंगे। इतना ही नहीं, इस एम का रिलेशन एक एक्स के साथ भी है। उस बताओ एक्स का नाम कौन है। एक सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, एम अपॉन एम प्लस 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। लो यहां एम डब्ल्यू किसका है, सॉल्वेंट का। यही में कंफ्यूजन होता है, इसमें सॉल्वेंट का होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये किसका होता है, सॉल्यूट का। तो कुल मिला के कहने की बात ये है, इस फॉर्मूला को यूज जब करने हम जाते हैं तो एम को लेकर के बहुत परेशानी है। एम डायरेक्ट नहीं देगा, तुमको निकलवाएगा अलग अलग विधि से। सबसे सिंपल तो तरीका यही है ना कि तुमको ग्राम दे दे, तो एम तो सीधा फॉर्मूले से निकाल लो, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि सरल तरीका है। वो नहीं देगा तो फिर ये सब तुमको तामझाम करेगा, वो नहीं देगा तो एक्स देगा, कुछ देगा हमको, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, काम खत्म। इतना ही नहीं, इस केवी को एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए एक फार्मूला हम बताए हैं। वैसे शायद उसके ऊपर तुमको सवाल नहीं मिला होगा, नहीं मिला। एक फार्मूला था ना, याद है किसी को, क्या था, एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 था ना रे, डेल्टा एच बाप था, है ना ये फार्मूला। ये फॉर्मूला से केवी निकलता है एक्सपेरिमेंटली, बट एक भी क्वेश्चन हमको नहीं मिला। ये चूंकि एडवांस में सिर्फ आता है, इससे नॉर्मली मेंस में नहीं से सवाल आते हैं। मे भी एक है असर्शन रीजन, एक असर्शन रीजन नहीं, अब तुम ही तो पूछा था, तुम पूछा था कल। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक है, तुम देखोगे तो एक ही सवाल है, बाकी जेई मेन में नहीं आया है। यहां से केवी निकालते हैं। तुम बोलोगे सर जितने सवाल किए हो तुमने ऑब्जर्व किया, जो किया होगा वो ऑब्जर्व किया होगा कि केवी सवाल में दिया रहता है नीचे में, बाकी चीजें पूछती हैं। इसका मतलब केवी एक्सपेरिमेंटली निकाल करके क्वेश्चन में देते ही हैं। लेकिन एक्सट्रीम केस में, एडवांस में से कई सवाल हैं जहां केवी भी कहता है कि निकालो। तो उस एक्सपेरिमेंट तो हम एग्जाम में जाएंगे नहीं कर रहे ना कि अभी एक्सपेरिमेंट हम करने लैब में चले गए, टेस्ट आए थे देने, पता चला केवी ढूंढना, चलो रे लैब में चलते हैं। नहीं, उस लैब वाले मेथड को थ्योरेटिकली कैलकुलेट ऐसे करते हैं, एम आर टी स्क्वायर बाई, अब इसमें बताओ तो एम कौन था, किसका मोलर मास है, सॉल्वेंट का था। आर तो अपना आदमी, आर का वैल्यू लेकिन याद है कौन सा, 8 लिए थे, 8 हमने लिखा है ना ये वाला। टी नॉट बी मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का। हमने ये भी लिखा था कि केवी सिर्फ किस पे निर्भर करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे। तो अगर सॉल्वेंट के नेचर पे करेगा तो इसके भीतर में सारा डेटा किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। और डेल बाप भी किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। डेल बाप मतलब क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हम पढ़े थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। तो यहां से हम केवी निकाल सकते हैं। एज सच मेंस में से कोई सवाल नहीं पूछे गए, तो उसका कौन सा, हाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट कौन होता है, पानी। तो पानी का केवी निकालोगे अगर इसमें हम लैब के अंदर में, तो फिक्स होगा ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 1.8 है। लेकिन जहां जहां बेंजीन है ना, वहां 1.8 नहीं है, वहां तो कुछ और होगा। वो याद मत करो, वो लिखा है, तुम अच्छा है कि तुम बना, तुमको पता चल रहा है, लेकिन वो याद नहीं करते हैं। चलो ये तो निपट गया। और था, और कौन सा था, ये एक्चुअली एक चीज बताऊं, ये चाहो तो तुम कॉपी, मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, ये अभी तक पढ़ाया नहीं था, मेरे को ध्यान में आ गया। इस फॉर्मूला को हम थर्मोडायनेमिक्स से देखो रिलेट करते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे, देखना ध्यान से, देखना तो, एम आर देखते जाना, टी स्क्वायर 1000 डेल एच बाप, देखना ध्यान से, ये बाद में नोट कर लेना। अभी इसको ऐसे लिखो क्या, एम आर टी, टी 1000 डेल एच बाप। तुमको याद है डेल एस का फॉर्मूला, डेल एच बाप अपॉन टी। तो इसके जगह कुछ लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिख सकते हैं, केवी इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एस। इसको लिख लो कहीं जहां पे कॉपी में लिखे हो ना, ये वाला जगह है तो लिख लो। एल भी तो वो भी है, वो एल भी मतलब क्या लिखा है थे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो एक था। अभी इंट्रोपी के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो एक नया हमको दिमाग में आया, लिख लो भैया, है ना। यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से भी इसका रिलेशन है, तुम देखो तो। यही तो है भाई, जितना सोच सकते हो ना जिंदगी में उतना सोचो फॉर्मूले के ऊपर, तो ऐसे भी सोच सकते हैं।
डेललेस होता है, डेलच जिसका तुमका थर्मो तुम नहीं पढ़ो तो ये लिख लेना, यहां तक पहुंचे हो तुम वीडियो में अभी? अच्छा, डेलस तक नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। डेलस होता है चेंज इन एंट्रोपी होता है, ये थर्मो में पढ़ा है। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वो क्या लिखा है, दही हांडिच्या, पीछे देखो तो क्या लिखा है, शोभा, शुभेच्छा, दही हांडी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसको ये से मराठी में बोलते हैं दही हांडीच्या। हार्दिक कहाँ लिखा है, शुभेच्छा ना जो। ओहो, लिख लो लिख लो लिख लो। आए, क्या चाहिए, दही हांडी? नहीं, बिहार में दही हांडी तो नहीं होती, होली में होता है ना रे। जन, नहीं हमारे यहाँ होली में होता है बिहार में दही हांडी, हाँ। वैसे हमारे यहाँ दही हांडी का फेस्टिवल कोई खास नहीं है। हाँ, नहीं, इधर तो बहुत होता है रे, इधर तो पूरा सब करता है ना। बिहार में एक्चुअली क्या है, बिहार में राम जी की ज्यादा होता है पूजा पाठ, मतलब राम जी उधर ज्यादा पॉपुलर है। भगवान कृष्ण के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कोई उतना कोई भक्त नहीं दिखे, हम लोग इस्कॉन से जुड़ गए इसीलिए। अदरवाइज हम लोग पहले राम जी को बहुत लोग डिटेल में जानते हैं। तो हमारे यहाँ जो बचपन से कल्चर बनाया जाता है ना, वो राम जी की कथा सुनाई जाती है। कृष्ण कथा वैसे भी सुनाया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, इसलिए। और बाकी महाराष्ट्र में देखो ना, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा है, यहाँ तो कृष्ण भक्त बहुत है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि यहाँ पहले बहुत पुराने लोग कृष्ण के बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इसीलिए। तो महाराष्ट्र ले लो या गुजरात ले लो, इधर ये सब बहुत होता है। हमारे यहाँ राम जी का बहुत सारा चीज होता है, ऐसा है। देखो, अब बंगाल में जाओगे ना, तो वहां देवी जी के बहुत भक्त होते हैं, दुर्गा जी के। बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, लोग मांस खाते हैं बहुत ज्यादा, फिर दुर्गा जी पे मांस भी चढ़ाते हैं वो लोग। हाँ, वो लोग बलि भी चढ़ाते हैं बकरों का। ऐसा तो उधर उधर का कल्चर बहुत अलग है ना। काला जादू बहुत ज्यादा बंगाल में, सबसे ज्यादा काला जादू है। ऐसा, हाँ। हाँ, आए, हाँ, वही तो, साउथ में भी जाओगे तो बहुत काला जादू होता है, साउथ में और ज्यादा है। साउथ में तो और खतरनाक खतरनाक होता है। हाँ, साउथ इंडिया में, है ना। आओ जी, ये निपटा दिया। ओके, इसमें डाल दिए, डला गया। हाँ, इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं, आओ। तो डेल्टा टीवी में मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, आई केवीएम। आई का कहानी तो अपने को पता है जिंदगी में कैसे करते हैं, फॉर्मूले से सवाल आएगा, कुछ ज्यादा काम करना नहीं है। एक्सपेंशन जरूर ध्यान रख लो, जैसे ही डेल्टा टीवी आया, इसको क्या लिखेंगे, टीवी माइनस टी नॉट बी। सॉल्यूशन को हमेशा पहले लिखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, दिस इज द ओनली रीजन। ये बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाता है भैया। इसके बाद आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी। इसमें भी वैसा ही कुछ है, इसमें है डेल्टा टीएफ डायरेक्टली एम, कुछ चेंज तो है नहीं। यहां लिखेंगे डेल्टा टीएफ के एफ एम, मॉडिफाई करना है तो इसमें आई से गुना कर लो, लेकिन इसका एक्सपेंशन अलग है। इसको लिखते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अंतर है। उसमें लिखते हैं टीवी माइनस टी नॉट वी। देखो, ये किसका है, सॉल्यूशन का, लेकिन यहां ये किसका है, सॉल्वेंट का। क्यों, एक बात तो पक्का है ना, जो बड़ा होना उसको पहले ही लिखते हैं, ये कंफर्म है। टीबी बड़ा होता है ना, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है तो बाद में फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो घटेगा, उसको बाद में ही लिखना है, और बड़ा वाला को पहले लिखना है। फॉर्मूला में इसमें भी क्या लिखेंगे, आई इंटू केफ एम। बाकी कोई चेंज नहीं है, केफ का ही फॉर्मूला वैसे बताया था ना रे, कौन था बोलो, ये था ना, एम आर टी स्क्वायर 1000 इंटू डेल एच। इसमें फ्यूजन फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। इसको भी लिख सकते हैं क्या वैसे, बताओ तो, एम आर टी बाई 1000 टाइम्स इंटू डेल्टा एस, लिख सकते हैं ना ऐसे करके, है ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख लेते तो काम हो गया। बस यही है, इसमें तो बाकी कुछ खास बचता नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बस बताता हूँ, ग्राफ इसका महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है ना जेई मेन के पीवाईक्यू में, ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ सीख लो अच्छे से। हमने बताया था पूरा, देखो आ जाओ, आ जाओ ऐसे। यहाँ पे एक्सिस पे कौन था, वेपर प्रेशर, यहाँ पे कौन था, टेम्परेचर। यहाँ पे हमने ऐसे बताया था किसके लिए, सॉलिड का वेपर प्रेशर। और हमने कट मारा था, ये था
सराउंडिंग का वेपर प्रेशर। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है। मान लीजिए ये है सॉल्वेंट ऐसे, और ये है सॉल्यूशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये किसका होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। हाँ सर, ये नीचे ही क्यों बनाते हो? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। उस सॉल्वेंट में कुछ घोलोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, इसलिए उसके ग्राफ नीचे बनेंगे। चलिए, अगर इसको बॉयल करना है तो इसके, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इतना गर्मी दो कि उसके खुद का वेपर प्रेशर टच कर ले सराउंडिंग को। तो टच कराने के लिए करो ना, खींचो ना, चलो खींचो खींचो खींचो, टच कर गया। तो जरा देखो कहां टच किया है। जहां टच किया है इसको काटो, कहीं कटता है? तो ये सॉल्वेंट का है ना टच लाइन, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्वेंट का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? टी नॉट बी। ऐसे करते हैं ग्राफ में। अब चलो और खींचते हैं, इसको खींचो, चलो 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 चलो, कट गया। इसको नीचे काटो, तो ये कहीं यहां पे कटेगा। इसको ग्राफ को थोड़ा आगे ले लेते हैं, तो यहां पे कहीं कटेगा। इसको क्या बोलेंगे? टीए, टीबी बोलेगा ना सिर्फ, इसको बोलेंगे टीबी। तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट, ये किसको करता है? सॉल्यूशन को। अब जरा देखो, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है क्या? इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो जेईएमएन पीवाईक्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है ना, कहीं कोई आया था पूछ रहा हूँ, नहीं आया है शायद, अब्सेंट है वो। तो एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, देखोगे एक ऐसे करके ग्राफ बनाया है, तो उस ग्राफ में पूछा है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ करना ना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? डेल्टा टीबी। इसको निकाल लो, निकल गया, बाकी डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उल्टा चलो, आओ इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसको अगर पीछे की तरफ खींचोगे तो कहीं यहां कट करेगा, और इसको खींचोगे तो यहां कट करेगा। सर अभी क्या हो रहा है? अभी इसके टेम्परेचर को हम डाउन कर रहे हैं, यानी फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये बताए थे कि जब उसका वेपर प्रेशर किसको टच कर ले? खुद के सॉलिड के बराबर। तो देखो इसका टचिंग पॉइंट मिलाओ तो, ये यहां किया है और ये यहां किया है। अच्छा, ये किसका है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का होता है टी नॉट एफ, और ये क्या होगा? टी एफ। तो हो तो गया। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का गैप का। तो अगर इन दोनों का गैप निकाल लेंगे तो डेल्टा टीएफ मिल जाएगा, उसको फॉर्मूले में डाल देंगे। मतलब जो फॉर्मूला से मिलता है वो ग्राफ से भी मिल सकता है। तो ये ओवरऑल ग्राफ था बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट का। ये खत्म होता है। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसमें तो बातें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन काम की बातें इतनी है, बस समझ लो। इसमें हम एक लिए थे यूट्यूब। क्या लिए थे? यूट्यूब। इस यूट्यूब ऐसे पाइप होता है, इस पाइप के बीच में झिल्ली होता है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? एसपीएम। ये चार पांच चीजें से बनता है। तुम लोग क्वेश्चन किया था ना, कोई कॉपी में नहीं लिखा, नोट कॉपी में लिख लेना वो क्वेश्चन को, है ना। कोई क्या क्या नाम था? कुछ था ना, सेलुलोज था लगता है, पता नहीं क्या था, सेलोफेन था, पर्चमेंट पेपर था, और कॉपर फेरोसनेट, CuFeCN, ऐसे कुछ था वो वाला। वो चाहो तो क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, याद अगर रखना हो तो। अदरवाइज जेई में कोई पूछता नहीं है ना किससे किससे बना होता है, सिर्फ पता ये होना चाहिए होता क्या है। इसमें हमने एक साइड क्या रखा था? सॉल्वेंट। दूसरे साइड क्या रखा था? सॉल्यूशन। ऑटोमेटिक हमको पता है अगर ये सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई। एग्जांपल के लिए हमने लिखा था 10 एटीएम, और इसका वेपर प्रेशर होगा कम, तो इसको मान लो 8 एटीएम। सर इधर वेपर प्रेशर हाई है, तो ये धीरे धीरे पानी फ्लो करेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब हमको मन किया ना कि इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दो, तो एक ही उपाय है, इधर का प्रेशर बढ़ा दो। ये 10 था, ये 8 है, कितना देना पड़ेगा? 2। तो ये जो 2 एटीएम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो ना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस घटना है, और ये घटना को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसमें और भी था। अगर मान लो 2 ना लगा करके हम 4 एटीएम लगा दे तो लफड़ा हो गया। जैसे तुम 4 एटीएम लगाओगे तो इस सॉल्यूशन के भीतर भी तो सॉल्वेंट है ना, पानी, ये इधर से चलना चालू करेगा, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स एंटी ऑस्मोसिस नाम का कोई शब्द नहीं है, रिवर्स बोलते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आरओ। और इसी प्रिंसिपल पे आरओ वाटर फिल्ट्रेशन काम करता है ना। तो बड़ा सरल था, इतना निपट गया। फिर इसमें एक लॉ पढ़े थे, याद है? वांट हॉफ लॉ। वो बोला था ना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
कंसेंट्रेशन के, ये डायरेक्टली किसके होता है, टेम्परेचर के। इन दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिटी। तो इसमें कांस्टेंट आता है जो क्या बोलते हैं, आर सिटी। और इसको अच्छे से हम लिखते हैं ऐसे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब क्या है बताए बाबू, कंसेंट्रेशन। आर, अच्छा यहाँ आर कौन, हाँ ये गड़बड़ाना नहीं है, 0.08। टी क्या होता है, टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या लेना है, केल्विन। अच्छा इसमें और भी हम चर्चाएं किए थे, एक्सपेंशन याद है। सी को कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, एन बाई वी आर टी। एन को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम वी आर टी, है ना। अब इसमें हमने यूनिट के बारे में बताया था ना, कि इसमें प्रेशर किस यूनिट में आता है, याद है, एटीएम में आता है, लिखा है ना एटीएम। इसको ये देखो, ये वाला एटीएम लिखा गया, बताओ, स्मॉल एटीएम आता है, ठीक। तो यहां से निकल जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर कल की शायद क्लास में हमने पढ़ाया एक नया चीज, क्या है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक दूसरा विधि है, बाय यूजिंग थर्स्टल फनेल। इस थर्स्टल फनेल को कुछ क्वेश्चन में हाइड्रोस्टेटिक कॉलम भी बोलते हैं, कल क्वेश्चन किया था ना। ये थर्स्टल फनेल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक कॉलम भी बोलते हैं। और यहां से निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को बोलो तो, एच डी जी। एच कौन यूनिट है, सेंटीमीटर। डी क्या है, ग्राम पर मिलीलीटर। जी क्या है, 980। तो पाई किस में आता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इससे कोई क्वेश्चन नहीं ना आया है, आएगा भी नहीं, खाली इसी फालतू की बातें जानकारी के लिए दिया गया है ना। यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद फिर क्या बचा बताओ। हाँ हाँ, ऑस्मोसिस में ये तीन बातें बस बता देता हूं, ये ध्यान रखना। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये टर्म समझ लो ध्यान से, इसको समझने के लिए हम तीन एग्जांपल दिए थे। चलो भैया आ जाओ, एक बीकर लो, एक और बीकर लो, एक और बीकर लो। इसमें क्या करो ना, रेड ब्लड सेल डालो, क्या डालना है, आरबीसी। इसमें भी क्या डालना है, आरबीसी। और इसमें भी क्या डालना है, आरबीसी। तो देखो हुआ क्या, सुनो ध्यान से। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम डाले ना, तो ये सेल जो था, ये ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब हाइपो में डाले तो धीरे धीरे खुल गया। इसका मतलब है ये जो बाहर में सॉल्यूशन है ना, वो इसके भीतर क्या कर रहा है, प्रवेश को। देखो सो रहा है रे लाल टीका वाला, तो तुम तो सो गया, तुम तो बोला था कि सर हमको रिवीजन करना है, ये खत्म हो गया अभी, अब कोई रिवीजन एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं होगा। देखो धुमाल सुन रहा है पूरा अच्छा से, हाँ तुम सो गया तो गया, अब तुम हो गया, वीडियो लेक्चर देखना आप। हाँ, वीडियो लेक्चर आएगा भी नहीं, ठीक है ना, आएगा नहीं। ये सो रहा है, बोला था रिवीजन करना है सर, प्यार से आगे कल बोल रहा है सर छूट गया है सर, तो है ना। तो हम भी बोले कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कराते हैं। तो अभी तुमको ध्यान देना चाहिए था ना, छूटा तो गया फिर। देखो तो अगर इसको हाइपोटोनिक में रखोगे तो बाहर वाला पानी इसके भीतर जाएगा सॉल्यूशन, तो धीरे धीरे क्या होगा, फूलेगा। तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। लेकिन हाइपर में रखते हैं ना, तो उल्टा होगा, जो इसके भीतर में था ना वो भी सब निकल के कहां चला जाएगा, बाहर। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये सिकुड़ जाएगा। तो याद रखना है, आइसो में ज्यों का त्यों, हाइपो में फूलेगा। याद रखने का टेक्निक बताया था ना, हाइपो फूल रहा है तो फुला दो, और हाइपर शांत हो गया, पिचक जाएगा, ऐसे करके। इसमें दो तीन एग्जांपल हमने और दिया था। किशमिश, किशमिश को तू जब पानी में डालो, सदा पानी में, तो फूल जाएगा रात भर में। लेकिन अगर वही पानी में नमक घोल करके डालो किशमिश को, तो किशमिश सूखने लगता है। तो जहां भी सूख रहा है ना, इसका मतलब हाइपर है, फूल रहा है तो हाइपो है, और कुछ नहीं हो रहा है तो आइसो है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। कोई क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर नहीं पूछा है ना, इससे न्यूमेरिकल आता है, तो ये जानना जाना जरूरी है। तो सुनो फिर से, आइसोटोनिक का मैथमेटिकल एनालिसिस कहता क्या है, सुनो, कि अगर दो सॉल्यूशन है, ए है और बी है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है, तो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। ये याद रखना बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कहीं भी आइसोटोनिक लिखा है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दो, सेम। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मीनिंग क्या है, एक्सपेंशन करो इसका, C1 R T1 C2 R T2, क्योंकि R तो कांस्टेंट ही होगा ना। हो सकता है कि दोनों का टेम्परेचर अलग हो, लेकिन हम जितने सवाल किए हैं ना, उसमें टेम्परेचर अलग नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब दोनों सॉल्यूशन एक ही घर में रखे हुए हैं। तो T1 और T2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चा कितना रहा, C1 इज इक्वल टू C2। अच्छा C1 को क्या लिख सकते हैं, N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। इसको और खोलो ना, W1/M1 V1 इज इक्वल टू W2/M2 V2। अब जो भी सवाल आता है तुम देखे होगे, इसी में कुछ रखता है, कुछ पूछ लेता है। तो आइसोटोनिक के कोई भी क्वेश्चन है, इतना काम करो वो सवाल सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। ओके,
और क्या बचा बताओ? खत्म हो गया। हाँ, एक और था, एक और है। अगर मान लो कई सारे सॉल्यूशन हो, देखना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हो, इसका पाई 2 हो, इसका पाई 3 हो, इसका पाई 4 हो, इसका वॉल्यूम V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तुमको पूछता है ना कि सबको मिक्स कर दो, तो बताओ मिक्सचर का पाई कितना आएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है पाई 1 V1, पाई 2 V3, V3 जो भी है, इसको डिवाइड किसे कर देंगे? V1, V2, V3, V4, जो भी है जितना बारे सब ऐसे डॉट 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 करते चले जाओ ऐसे करके। इसके भी एक सवाल थे ना, DPP 1 में था लगता है, एक क्वेश्चन इसका भी था। और बच्चा कुछ हुआ भैया? खत्म हो गया। आई हो गया, आई तो समझा दिया ना, समाप्त हो गया। कौन सा? और बच्चा देखो, आगे करो, आगे करो। हाँ, खत्म हो गया, इतना ही था, बाकी आइडियल वाला तुम लोग देखे थे। तो कुल मिला करके इतना ही है। तो तुम अगर एक बार देखो ना मन में सोच करके, तो चैप्टर बहुत छोटा है, पूरा है नहीं, मतलब दो तीन, 2 पेज, एक पेज में तुम इसका समरी लिख सकते हो। 4 फॉर्मूले याद रखने हैं सिर्फ, है ना। आइडियल नॉन आइडियल तो वो पूरा थ्योरी हो गया है, जो पूरा थ्योरी है ना। वो थ्योरी अगर याद है तो बनेगा, नहीं तो परीक्षा में नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और आने की टेंडेंसी उसकी बहुत कम होती है, हर साल नहीं आता है, एक एक साल बीच करके उधर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इधर जितना पढ़े है ना, इससे सवाल आना ही आना है। तो न्यूमेरिकल के पोर्शन ही 4 फॉर्मूले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तक पता होना चाहिए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हाइपो हाइपर थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। मान लो ऐसा कोई जनरली बोर्ड में आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड में आ सकता है, तुमको बोलेगा कि एक्सप्लेन करो कि किशमिश को रात भर पानी में रखते हैं तो क्यों फूल जाता है। तो उसको कुछ लिख देना कि रात भर पानी में रखे तो कुछ कुछ हुआ था, है ना, पानी उसके अंदर गया होगा, लॉजिक भी लगा सकते हैं ना। पानी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बात है भैया, ये तो बिना पढ़े भी हम बता सकते हैं कि किशमिश अगर फूल रहा है इसका मतलब उसके अंदर पानी एंटर किया है, और ये पानी एंटर करने वाले प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसके कारण फूलता है। जितना तो निपट गया। तो कुल मिलाकर के देखो तो एक बार देख लो, सब निपट गया है। तो अभी तुमको डाउट कुछ पूछना है तो अगर 10 मिनट और टाइम है पूछ लो। खत्म हो गया यहाँ पे। अब रहा सॉलिबिलिटी। वन शॉट इसी को बोलते हैं। वन शॉट का मतलब शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा। पूछ लो कि जिसको कोई डाउट है, प्रदर्शन किसी को, तुमको और कोई डाउट है एक बार देख लो धुमान, कुछ अगर, क्योंकि क्या है ना, शाम में पेरेंट्स लोग आते हैं तो तुम लोग को डाउट होते ही नहीं है। आज ये इस हफ्ते तक है, पेरेंट्स लोग आएंगे सैटरडे तक, है ना। तो कुछ है देख लो अपने हिसाब से, कहीं कोई थ्योरी में तुमको लग रहा है दिक्कत। कल के लेक्चर में सॉल्विलिटी पढ़ाएंगे, आधे घंटे का लेक्चर है, 25 मिनट का, फिर आए कल क्वेश्चन लिखेंगे। कल जेईमेन का पूरा पीवाईक्यू मैं देख लूंगा ऊपर से नीचे तक, समाप्त, खत्म। तो एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ। ये किसका है रे? हाँ, बहुत पुराना लग रहा है। किसी लड़ बॉयज का है, गर्ल्स का तो नहीं लगता है। ये गर्ल्स का तो नहीं लग रहा है मेरे से। कुछ लिखा है, कुछ लिखा है इसमें, जय श्री महाकाल। ये कोई महाकाल का भक्त है? नहीं, ऐसा नहीं है कि MP का होगा, मराठी लोग भी तो हो सकते हैं ना। जय श्री महाकाल, अब बहुत पुराना लग रहा है, कोई रिएक्टर का लग रहा है। भाई आपका लो पहनना है तुमको? आए, कहाँ कल से ही है? देख लो। आहा। 9%। कौन दिन है यार आज? अभी तो एक ही सवाल मिला नहीं है ना, वो भी मेंस में नहीं आता है। मेंस में आता ही नहीं है उसे। क्लैपियरोन पढ़ाए थे ना बाबू, क्लैपियरोन क्लैसियस इक्वेशन, उसके सवाल मेंस में नहीं आते हैं। अभी तक एक भी सवाल देखा नहीं गया है, एडवांस में आएंगे। याद रखो फॉर्मूला, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो करा दूंगा। क्या फॉर्मूला क्या है? लॉग P1 बाई थोड़ी होगा यार, P2 होगा ना। P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल एच VAP डिवाइड बाई 2.30 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। देख लो, देख लो।
प्लानिंग कर रहे हो क्या न्यू ईयर पे? नए अच्छा, ये जा रहे हैं कार्तिकी। अच्छा, तो तेरे लड़का में से नए साल पे घर जाने का किसका किसका प्लानिंग है? कब जाओगे, शनिवार को? आज? अरे जिसको घर जाना है ना, हमारा लेक्चर सैटरडे तक अटेंड करो। सैटरडे तक अटेंड करके सैटरडे को कितना तारीख होता है देखो तो। 27। अब मंडे संडे को क्या होगा? 28। है अब ना, फिर मंडे को कौन सा डेट होगा? और ट्यूसडे 30। और फिर बाप रे बाप, गुरुवार को है ना? यानी 8 दिन बाद है। तो तुम्हारा सागर सर का 4 लेक्चर छूट जाएगा भैया। छूटेगा तो, नहीं अभी देखो, और दिक्कत है ना, अभी अभी स्टार्टिंग का छूटेगा ना तो इधर लेक्चर हो रहा है, इधर आप इधर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तुम देख रहे हो। और स्टार्टिंग का छूटा तो गया। अरे पुराना लेक्चर यार, यूट्यूब ही साला हैक हो गया है। चैनल पे चैनल बना रहे हैं, चैनल चल ही नहीं रहा, पता नहीं सस्पेंड कर दे रहा है, अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहा है। सस्पेंड लगता है, तुम लोगों ने लगता है रिपोर्ट मार दिया क्या? है ना, तुम लोगों ने रिपोर्ट मार दिया होगा चैनल को। है ना, सेंसिटिव कंटेंट इसमें होता है। है ना। नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास जो लेक्चर आते हैं ना, यूट्यूब के माध्यम से आते हैं। क्या बोल रहा है? नहीं, टेक्निकल वाला तगड़ा है यार। रोनी तगड़ा है। हाँ, रोनी की बोल रहा है। अब वो तो हम भी सोच रहे, तुम ही लोग को सोच रहे हैं ना। आधा आधा घंटा का जॉब रखेंगे, महीने का फ्री में भी, तुम लोग तो बोलोगे अच्छा है सर, फ्री भी रखो, निकल जाएगा। वो बेचारा क्या करेगा? वो देखो, ट्रिक बंद होना अच्छा नहीं है, ट्रिक का तो लोग सदुपयोग करो। है ना, सिस्टम में अगर लूप होल हो तो उस लूप होल का अच्छे से बिल्कुल ही सफलता पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। है ना, उसको इस्तेमाल करो। आए, ऋषि सर क्या कर रहे हैं? अच्छा, नहीं ऋषभ सर तो अच्छा आदमी है यार। आए, ओ बढ़िया है। अरे पढ़ना नहीं, इसको नींद आ रहा है, लो इसको नींद आ रहा है। नींद आ रहा है कि दिक्कत लफड़ा कुछ है? हाँ। लिख लो तो बैठ के टाइम पास मत करो, जो बचा हुआ है ना उसको लिख के खत्म कर लो। है ना, हाँ लिख दिया है, बढ़िया। ठीक है, लिख के सब खत्म कर लो।
कल फिर हम बाकी सब सवाल वगैरह उठा लेंगे। पीडब्ल्यू करो। देखो, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ क्या खाने का रखा जाए? चखना में क्या ठीक रहेगा? चखना देखते, अब फिर अरेंज हो चखना तब तो। पिस्ता। पिज्जा चखना, पिज्जा चखना होता है क्या कहीं? उसके कुरकुरे चलता है ना, कुरकुरे। आए? कुल्हड़ पिज्जा, ये कौन पिज्जा होता है रे? 7 कप बर्फी खाए हो? नहीं कहा, 7 कप बर्फी। पता ही नहीं था। बॉयज लोग तो बोलते हैं। है ना? अच्छा रहेगा ना? लड़कियों के लिए ठीक है कोका कोला। है ना? आई। अच्छा, तो बॉयज लोग 2 बोतल में से पी लोगे ना? थोड़ा सा ढक्कन मिला करके। देखो यार, ज्यादा पियोगे नशा ज्यादा चढ़ेगा। करना तुम लोग को सेल्फ स्टडी करना है ना? एक ढक्कन, 1 गिलास पानी लो, एक ढक्कन खाली मिला लो, और उतना बहुत नशा चढ़ता है। आए? और उसको पीने के बाद सबको इलायची दे देंगे, 2-2 इलायची खा लेने का। पता नहीं चलेगा। है ना? अच्छा, घर जाना पड़ता है? आए? हाँ। सुनो ना, तुम लोग इसमें आए, ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या क्या छूटा हुआ है? पहले सुनो, केमिकल बॉन्डिंग किसका किसका छूटा है, बैच वाइज हाथ उठाओ। तो ये तो सब B2 का ही है। अब बाकी B6 के तो कितने लोग, 2-3 ही लोग बचे हैं सर। तो केमिकल बॉन्डिंग छूटा है ना, B3, B6 एंड B2। तो पूरा, अच्छा, रुको, पूरा किसका छूटा है, एकदम मैंने टच भी नहीं किया गया है? वो सिर्फ B6 हो जिसका टच भी नहीं हुआ है। B3 को आधा पढ़ाए होंगे, थोड़ा सा। अब B2 को तो काफी पढ़ाए होंगे, रेजोनेंस तक। इसका मतलब यह है कि अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना है ना, तो उनको स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। अभी लफड़ा हो गया बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा ही रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रखेंगे तभी होगा। अरे जिसका हो गया मत आना एक्स्ट्रा में, अगर रखेंगे तो। महल B1 वाले मत आना, आएगा ऐसा कर सकते हो। और बताओ, कोई उपाय है? बताओ। 58 क्या करना है बोलो? वैल्यू ऑफ जॉइंट कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ द वेट ऑफ द कैल्शियम नाइट्रेट इतना। हाँ, तो कल पढ़ाए थे कुछ ना?
आई ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला। ऊपर में बड़ा लेते हैं कि छोटा लेते हैं? बड़ा को ऊपर रख लो और नीचे ले लो छोटा। सिंपल तरीका, नहीं बुझाए ना, ये सबसे आसान तरीका है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा। आई की वैल्यू कुछ तो आएगी ना। अब आई का फॉर्मूला आएंगे कितना?